गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी एमपीपीएससी और यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए सी सेट या जो पेपर सेकंड होता है आपका, उसकी सीरीज। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वांट का सेक्शन। अब तक कुल मिलाकर के 7 हमने सेट डिस्कस कर लिए हैं। स्टार्टिंग के जो 6 सेट हैं आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके अंदर हमने सारे के सारे सवाल जो एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा 1 या 2 दिन के अंदर या फिर जो नेक्स्ट अपना सेट आएगा वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र पीएससी के क्वेश्चंस। अगर ये आप ये चाहते हैं कि आप किसी पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस भी हम लोग शामिल करें, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वासु स्टडी IQ ग्रुप। यहाँ पर आप उन क्वेश्चंस की एक कंपाइलेशन की फॉर्म में PDF सेंड कर दें। जल्दी ही हम लोग उनको भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। इसके अलावा इन क्वेश्चंस की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं वासु स्टडी IQ, अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। तो चलो फिर सेशन नंबर जो हमारा 8 है उसको डिस्कस करें। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से इसकी लैंग्वेज को रीड करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर ये आ जाता है। थोड़ा सा मैं इसका जो थ्योरी का पार्ट है उसे पहले डिस्कस कर देता हूँ। देखना क्या कहा। एक घनाभ या फिर क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, लेंथ का, विड्थ का और हाइट का जो सम है वो 20 सेंटीमीटर है। फिर इसने हमें क्या कहा कि इसके विकर्ण की लंबाई, डायगोनल की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। अगर आप थ्योरी एक बार भी नहीं पढ़ी आपने तो आप कर सकते हैं। रेलवे की 90 डेज की हमने सीरीज चलाई थी, उसके अंदर जो भी थ्योरी है, जैसे कुछ आप उसके अंदर स्किप कर दें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री इन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। उसे ध्यान दें। लगभग हमने 1750 क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए थे। जो आपकी एग्जाम का पार्ट है उस PDF को डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकलवाएं। अब उसमें आपका मन करे, जैसे क्लास नंबर 43 को आप देखना चाहते हैं तो क्लास नंबर 43 पर जाएं। मोबाइल के अंदर आपके पास PDF होगी और उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तुरंत के तुरंत आप वीडियो क्लास में चले जाएंगे। तो ये अप्रोच भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी थ्योरी का जो सेक्शन है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है या फिर मैथ्स में आपको चीज़ें रटनी पड़ रही हैं। चलो भाई, क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड का ये जो सवाल है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन समझना, जैसे एक मैंने यहाँ पर बना लिया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की अगर हम लोग बात करें, क्यूबॉइड या घनाभ, तो इसके अंदर देखना जरा, ये साइड A, ये B और ये C, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई का हमने नाम दे दिया। एक्चुअल में अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो एक तरीके से जो रूम होता है, आपका कमरा होता है, उसकी तरह बिहेव करता है। इसको जैसे मैंने A माना, ये B माना और ये रूम की हाइट जो है उसको C नाम दे दिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जैसा इसका फ्लोर या फर्श का एरिया है वैसा का वैसा इसका क्या होगा, छत का या रूफ का एरिया। जैसा एरिया इस दीवार का है वैसा का वैसा इस दीवार का, जैसा एरिया इस दीवार का है वैसा का वैसा इस दीवार का। तो कुल मिलाकर के इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो लिखा जाएगा। दो के कॉम्बिनेशन में चीज़ें चलेंगी, A इंटू में B, B इंटू में C और C इंटू में A। डायगनल भी आपने पढ़ रखा होगा, डायगनल लिखा जाता है इसका √A² प्लस B² प्लस C²। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है कि मैं लेंथ को, विड्थ को और हाइट को अज्यूम करूंगा, उसके बेसिस पर जाएंगे तो फिर मामला बहुत ज़्यादा उलझ जाएगा। असल में ये अज्यूम का सवाल नहीं है, ये सवाल है आपका अलजेब्रा के साथ मेंसुरेशन 3D का कॉम्बिनेशन। बात को अंडरस्टैंड करना। मेंसुरेशन के अंदर ये बात निकल के आई है अलजेब्रा से। अलजेब्रा में एक छोटी सी बात चलती है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, जिसे कहा जाता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। फिर आप लिखते हैं ट्वाइस ऑफ AB प्लस का BC प्लस का CA। यहाँ से वैल्यू उठा करके आप लिख सकते हैं। ये आपको दे रखा है A प्लस B प्लस C, इसका मतलब तीनों की तीनों साइड्स का क्या है, ये सम है। ये क्या है भाई, ये आप देखोगे तो अभी अभी हमने देखा था डायगोनल अंडर में होता, लेकिन डायगोनल का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो हमारे पास अंडर हट जाएगा और A² प्लस B² प्लस C² निकल के आएगा। ये वाली बात क्या है, तो अभी अभी हमने देखा था ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA।
अगर जिस बच्चे को ये बात पता है उसके लिए तो ये सवाल कुछ है ही नहीं, एकदम इजी कैटेगरी में आप उसके लिए डाल सकते हैं। कैसे? एग्ज़ाम में आप गए, आपने ये सवाल देखा, आपको ये बात पता है, क्योंकि जब मेंसुरेशन 3D आपने पढ़ी है थ्योरी के अंदर, क्यूबॉइड को पढ़ा है तो मस्ट है, ये नहीं पढ़ेंगे तो उसके बिना तो वैसे ही अधूरापन हो गया। इसके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। रीज़न क्या होता है, कोई बच्चा ऊपर ऊपर से ही पढ़ लेता है चीज़ों को, फिर समस्या आती है। आपने पढ़ रखा है तो आप सीधे क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम 20 है, 20 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 400, बराबर इस साइड के अंदर डायगोनल कितना है 12, 12 स्क्वायर कितना है तो कितना आ जाएगा 144, प्लस राइट साइड में क्या बचेगा आपके पास, टोटल सरफेस एरिया। इसको लेस कर दो, 400 में से 300 100 चला गया, 300 300 में से 44 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 256 इक्वल्स टू में टोटल सरफेस एरिया। ये आपका यहाँ से हो गया रिजल्ट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इजी सी टास्क है, कुछ खास सोचना नहीं था, बस ये आपकी मेहनत है जो आप अगर पहले कर लेते हैं तो मामला आसान हो जाता है, पहले नहीं कर पाते हैं तो चैलेंजिंग हो जाता है। और एग्ज़ाम हॉल में ऐसे सवालों में चीज़ों को आप अज्यूम नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम किल होगा, अज्यूम कर भी लेंगे तो भी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। देखो क्या कहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं। आपको एक स्पेयर दिया है जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, फिर इससे आपको छोटे छोटे स्पेयर बनाने हैं जिनका डायमीटर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। कितने बनेंगे? एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, एक बड़ा गोला स्पेयर है उसको छोटे गोले या स्पेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो दोनों ही केसेस में इसका जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम इन सब का मिलाकर के होना चाहिए। तो डील करने का तरीका क्या है भाई, आपके पास एक बड़ा स्पेयर है, ये मैंने मान लिया बड़ा स्पेयर, इस बड़े वाले की रेडियस उसने कितनी दी है, डायमीटर 42 है तो रेडियस 21 है। इसको कन्वर्ट किया आपने छोटे छोटे गोलों में, मैंने मान लिया n बने, और एक की रेडियस कितनी होगी यहाँ से, डायमीटर 3 है तो 3/2। तो आप कहेंगे कि भाई इसका जो वॉल्यूम है वो इनके सब के वॉल्यूम के इक्वल होगा, लिखा जा सकता है। स्पेयर का वॉल्यूम लिखना तरीका क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू में लिखा जाता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। अब एक बात बताओ, यही बात जब आप यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई रेडियस कितनी है 21, इसका लिखा आपने क्यूब, इससे आपने n बनाए, और यहां पर देखना n इंटू में 4/3 पाई रेडियस कितनी हमारे पास 3/2, इसका हमने कर दिया क्यूब। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाता। तो एग्जाम में आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 4/3 को हटा करके सीधे 21 का क्यूब इक्वल्स टू में n इंटू 3/2 का होल क्यूब लिख सकते थे। अब देखो ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 7, 7 का क्यूब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 14 का क्यूब इक्वल्स टू में n। 14 का क्यूब सीधे पता है कि क्या होगा तो लिखा जा सकता, नहीं पता तो क्या लिखोगे 14 के क्यूब को, 14 का स्क्वायर इंटू 14, 14 का स्क्वायर आपका 196 इंटू में 14। तो n की वैल्यू देखना, 14 गुणा 6 आपके पास आ जाएगा 84, कैरी 8, 14 इंटू में 9 करोगे तो 126 में आपने 8 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 134, फिर 13 कैरी, 14 में 13 कैरी ऐड करोगे तो 27। और डायरेक्ट अगर आपको पता था कि 14 का क्यूब ये लिखा जाता है तो मैं एग्ज़ाम वाली बात लिख देता हूँ, एग्ज़ाम में ये सब लिखने की नीड थी नहीं। फॉर्मूले क्यों लिखने हैं भाई, इससे पहले आपके पास टाइम है तो आप इनके ऊपर टाइम दो, टाइम देंगे तो ये सारी चीज़ें आसान हैं। जो रेलवे की सीरीज है उसमें पहला ही वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने मेंसुरेशन के फॉर्मूलों को डिराइव किया है कि एक्चुअल में ये कहाँ से निकल के आए हैं, कुछ भी नहीं रिटवाए, एक लॉजिक बताया कि ऐसे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है, शेप आपकी नीचे से ऊपर तक एक जैसी होगी तो वॉल्यूम आप ऐसे लिखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ देखी हैं। एग्जाम में अप्रोच आपकी ये है इन सवालों को डील करने की। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा क्या कहा इसने। बोर्ड मास का आपका सवाल है, सिंप्लीफाई करके आपको यहां से बताना है। देखो इसने कहा क्या है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
इफ प्लस मीन्स माइनस और माइनस मीन्स प्लस, कि प्लस का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब प्लस है। मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लाई, कि गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब गुणा है। देन द वैल्यू ऑफ, फिर आपको कुछ पर्टिकुलर पैटर्न दे दिया। ये जो बात है, जो स्टेटमेंट है, वो एकदम इजी कैटेगरी का होता है स्टेटमेंट। कैसे? प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब प्लस है, इंटरचेंज कर दो इन चीज़ों को। ऐसे ही मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन है और डिवीजन का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इंटरचेंज कर दो। एक एक करके अगर हम लोग बात को लिखें तो देखना जरा, 40 मल्टीप्लाई 4 है तो क्या लिख ले, 40 डिवीजन 4 लिखा जा सकता है। अगला साइन क्या दे रखा है इसने, प्लस का दे रखा है, ठीक है भाई, प्लस का दे रखा है तो उसे कर दो माइनस का। फिर 84 मल्टीप्लाई है तो डिवीजन कर दोगे 6, ये आ गया। फिर डिवीजन है तो उसे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। और ये देखना नीचे की तरफ, 2/3 डिवीजन है तो मल्टीप्लाई, इनटू में 18। फिर इसने क्या दिया है माइनस, तो उसे लिख देते हैं हम लोग प्लस। 4 डिवीजन में है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई के अंदर। ये बात आपने सीधे सीधे यहाँ पर लिख दी। सोल्व करते हैं, देखना 40 में डिवीजन करोगे 4 का तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर देखना 14 आ जाएगा। तो ये 10 और -14 -4 गुणा में 5, ऊपर आ गया माइनस का 20। नीचे देखना, इसको इससे काटा, 6 बार कैंसिल आउट हो गया। 6 गुणा 2 12 और 8 आपका कितना हो गया 20। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, -1। ऑप्शन करेक्ट नहीं दे रखे हैं आपको तो उनको चेंज कर देना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। लैंग्वेज को आप रीड करो जल्दी से। देखना क्या कहा कि एक छात्र को घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक समान दूरी को कवर करने के लिए समय को 25% तक कम करने के लिए उसे अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी है। अगर ये कुछ ऐसी एग्जाम होती जिसमें टाइम की बहुत ज़्यादा बाउंडेशन रहती है तो सीधे सीधे एक पैटर्न होता है, परसेंटेज में पढ़ा जाता है कि 33 1/3% आप लिख दोगे। 25% 1/4 है, 4 से उसको 3 करोगे तो दूसरी चीज़ 3 से 4 हो जाएगी आपकी। हमें यहाँ पर समझने से मतलब है। तो डेटा देखो उसने एक्चुअल भी दे रखा है, परसेंटेज में भी रिलेशन दे रखा है, लास्ट में रिजल्ट भी परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, इसका कोई यूज नहीं है। 1.25 आवर आपको दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है। बात को अंडरस्टैंड करना, स्कूल से घर या घर से स्कूल, तो दोनों ही केसेस में डिस्टेंस तो फिक्स है आपकी। डिस्टेंस लिखेंगे स्पीड इनटू में टाइम। तो पहले केस के अंदर आप लिखोगे वो स्पीड s1 से जाता है, उससे टाइम t1 लगता है। यही डिस्टेंस दूसरे केस में वो कवर करवाएंगे हम लोग, जहां पर स्पीड आपकी होगी s2 और टाइम हमारा क्या होगा t2। अब ऑब्जर्व करना, 25% उसने हमें दिया है, जिसका मतलब होता है 1/4। वो क्या चाह रहा है कि टाइम जो है 25% कम कर दे। तो पहले केस में टाइम आपका कितना है, 4 घंटे लग रहा है मान लेते हैं। तो दूसरे केस में ये जो टाइम है ये कितना हो जाएगा, 1 कम होकर के 3 आवर हो जाएगा। 4 अगर 100% है तो 25% की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाती है आपकी, 1 हो जाती है। तो दूसरी बात हमारी क्या है, स्पीड। स्पीड क्या रखें भाई, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम रखनी है, तो इस 3 को इधर रख दो और इस 4 को इधर रख दो। तो 3 गुणा 4 12 12 सेम हो गया। कंक्लूजन क्या निकला, स्पीड पहले 3 थी अब 4 कर दी है, 1 का इंक्रीज किस पर, 3 पर। क्या बन गया 33 1/3%, या फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये सबसे इजी तरीका होता है। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है। 25% का मतलब है कैसे चलेंगे ये भी नहीं लिखना था। तो एग्जाम में आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर सकते थे और बड़ी ही आसानी से ये आपका हो जाता। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा इसने कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद 14% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये भी इजी कैटेगरी के ही सवाल है कि डिस्काउंट दिया 32% का, प्रॉफिट हुआ 14% का, मार्क प्राइस 342 रुपीज़ है। हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस। देखना आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस से अगर प्रॉफिट होगा जोड़ देंगे, लॉस होगा तो घट जाएगा, कहाँ चले जाएंगे, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य। ऐसे ही आर्टिकल पर एक प्राइस लिखी रहती है जो आपकी क्या होती है, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा, तो डिस्काउंट क्या करता है, वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, तो माइनस डी कर दिया, तो किस में आ जाएंगे, एसपी में। तो यहां से अगर आपको सीपी और एमपी में कोई रिलेशन बनाना है तो वो किसके थ्रू बनाओगे आप, हमेशा ही सेलिंग प्राइस के थ्रू। बनाना स्टार्ट करें। देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए, एक्स रुपए की चीज पर कितने का लाभ होना चाहिए, 14% का। सीपी अपने आप में 100% है, तो इसका मतलब सीपी का क्या लिखोगे, 114%। क्या आएगा भाई, सेलिंग प्राइस आ गई। मार्क प्राइस कितनी है, 342 रुपए, 342 रुपए आपकी मार्क प्राइस है। डिस्काउंट कितने का है, 32% का। तो जब आप मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो उस केस में मार्क प्राइस आपकी अपने आप में 100% हो जाती है। 32% लेस कर दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 68%। पहले 30% हटा दिया, 70 बचा, उसके बाद अगला पार्ट हटा दिया। सोल्व कर दें, परसेंटेज इससे खत्म हो जाएगा। 114 3 बार कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू निकालोगे, 3 से गुणा कर दो, 8 3 24, 2 बचा, 18 और 2 आपके पास 20। तो ये अपना आ गया रिजल्ट। क्या ये सब करने की नीड थी, नहीं। ये आपका बेसिक पार्ट होता है कि इन दोनों के बीच आपस में रिलेशन कौन क्रिएट करेगा, हमेशा सेलिंग प्राइस। तो इसके थ्रू एग्जाम में इतना सा पार्ट आपको लिखना था, इसी के थ्रू आपका यहां से कंक्लूजन निकल के आ जाता। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी अंदर की रेडियस 23 है, बाहर की रेडियस 29 मीटर है। 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 7 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की दर से ट्रैक समतल करने की लागत क्या है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपको ट्रैक का एरिया चाहिए। मान लो एरिया 100 स्क्वायर मीटर आ गया, 1 स्क्वायर मीटर को समतल करना है तो कितने रुपए लगेंगे, 7। तो जितना भी एरिया आया 100 आया, उसको 7 से गुणा कर दोगे, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 700 रुपए। यही काम हमें यहां करना है। तो पहले तो मैं इसका थ्योरी का सेक्शन एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअल में मामला क्या है। ये अपने पास एक कंप्लीट ग्राउंड है, अब हम इसमें बनाते हैं एक ट्रैक। ये मान लो हमने ट्रैक बना दिया। अब ऑब्जर्व करना, एक रेडियस होती है आपकी अंदर वाली, स्मॉल आर ले लेता हूं, एक रेडियस होती है इसकी बाहर वाली। इसके अंदर वाली और बाहर वाली के बीच का जो गैप है इसको मैंने नाम दे दिया x। ये क्या है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो पार्ट है आपका, यही तो ट्रैक है। इसके अंदर ग्राउंड है, इसके बाहर की तरफ ही तो ट्रैक बनता रहता है। तो इस ट्रैक का आपको अगर एरिया पता चल जाए तो एक तो तरीका ये है कि भाई एरिया पहले तो आप निकालना सीख लो, कि बाई चांस जो इसका कंप्लीट फॉर्मूला है वो भूल गए तो क्या करेंगे, तो सिंपल इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ द ट्रैक ए हमने मान लिया, तो आप कहोगे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लो, पाई कैपिटल R स्क्वायर, उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया लेस कर दो, पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ द ट्रैक। आगे भी सोल्व होता है, पाई कॉमन ले लिया, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अगेन देखना, एरिया इक्वल्स टू पाई कॉमन आ गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला है तो इसे लिखेंगे ए माइनस बी इंटू में ए प्लस का बी। अब देखो आर माइनस आर क्या है, रास्ते की चौड़ाई, जो ट्रैक है उसकी विड्थ या चौड़ाई। यहां तक कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, इसके बीच का गैप यही था एक्स, तो आप लिखेंगे पाई एक्स इंटू में आर प्लस आर। असल में इंपॉर्टेंट बात ये है, मेरा प्रयास ये रहता है कि सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करके ना दिखाऊं, उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करूं, कि इन फ्यूचर मान लो कोई ट्रैक का क्वेश्चन आ गया, आप नहीं भी कर पा रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो वो फॉर्मूला नहीं ध्यान है, तो क्या करेंगे, तो क्या करोगे भाई, पाई इंटू में रेडियस जो जो दे रखी है उसको मानोगे, पैटर्न ये वाला आपको फॉलो करना, आपका कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। चलो मान लेते हैं आपने याद कर लिया, नहीं याद किया तो आपको डिटेल में करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में कोई समाधान है नहीं। आपने याद कर लिया, अब आपको ये बात पता है अच्छे तरीके से कि जो सर्कुलर ट्रैक बना आपका, उसका जो एरिया निकल के आएगा वो लिखोगे पाई इंटू में ट्रैक की विड्थ इंटू में दोनों की दोनों जो रेडियस आपके पास उनका सम। ठीक है, एरिया जैसे मैंने पीछे भी कहा कि मान लो 100 मीटर स्क्वायर आ गया,
1 मीटर स्क्वायर को प्लेन करने की जो कॉस्ट है वो 7 रुपए है, तो 100 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो सीधे सीधे आप एग्जाम में यहां से बात को स्टार्ट करते, क्या करते, 22/7 पाई की वैल्यू, रास्ते की चौड़ाई 29 में से 23 लेस कर दोगे 6 आ जाएगा, दोनों का एडिशन करोगे दोनों रेडियस का, 23 और 29, 20 20 40, 9 3 12 52। ये तो आ गया ट्रैक का एरिया मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को प्लेन करने की कॉस्ट 7 रुपए है, इसे हम लोग कर देते हैं 16, ये इससे कट गया। देखना जरा, 6 गुणा में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 गुणा 2 12, 6 5 30 और एक आपका 31, 22 से गुणा कर देते हैं, 22 गुणा 2 66, 22 और 6 आपका 28, 22 3 66 और 2 68। तो यहाँ से जो कुल कॉस्ट निकल के आई है, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दी क्या, 6 2 12 5 30, 22 3 66 ना हो करके गड़बड़ कर दी। देखना 22 गुणा 2 44, कैरी 4, 22 इंटू 1 22 प्लस 4 26, 22 इंटू में 3 66 में 2 ऐड कर दिया तो 68 रुपीज़। ये अपना क्या निकल के आ गया, कंक्लूजन। तो क्वेश्चंस आसान होते हैं असल में देखा जाए तो, क्योंकि एग्जामिनर का भी पर्पज यही होता है कि जो वैकेंसी निकाल दी है वो किसी ना किसी बच्चे को तो मिल रही है, तो वो वैसा ही पैटर्न पूछते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है अमूमन। इसमें कोई नया बनाने का प्रयास वो लोग नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट उम्मीद करते हैं कि बच्चे को इतना कॉमन सेंस तो हो। दोनों चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कर सकते हैं तो भी सब्स्टिट्यूट हमारे पास एक मेथड होता है कि एग्जाम हॉल में उस बात पर्टिकुलर बात को प्रूव कर लें और उसके थ्रू कंक्लूजन निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसने क्या कहा है कि कुछ डेटा दे रखा है, इसका माध्य माध्यक माध्यिका, इंग्लिश के अंदर हिंदी में सीक्वेंस थोड़ा चेंज है, मीडियन को माध्यिका कहा जाता है, मोड को माध्यक या फिर बहुलक कहा जाता है, मीन को माध्य या फिर औसत कहा जाता है। एक एक करके बात को अंडरस्टैंड करना। एक हमारे पास होता है मीन, मीन या फिर जिसे हम लोग कह लेते हैं माध्य, ये एक्चुअल में क्या होता है आपका एवरेज, ये एवरेज ही होता है आपका, या इसे कह लो हिंदी में औसत। दूसरा आपके पास होता है मीडियन, मीडियन या फिर माध्यिका। यह का होता है पोजिशनल, पोजिशनल एवरेज। बात को अंडरस्टैंड करना, ये स्थिति के हिसाब से औसत होता है, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी मैं। एक आपके पास होता है मोड, मोड या फिर इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तो बहुलक कहा जाता है अमूमन, या फिर एग्जामिनर चाहे तो एक शब्द इसके लिए काम में ले लेता है माध्यक। ठीक है, ये वो होता है ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। ठीक है, असल में देखा जाए तो देखो ये तो सबसे आसान है, मीन या जो माध्य होता है सबसे इजी होता है। एवरेज निकालना मतलब जितने भी नंबर दे रखे हैं सबका एडिशन करोगे और जितने नंबर है उनका डिवीजन कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात आती है आपकी मीडियन या फिर माध्यिका। माध्यिका की अगर बात करें तो पोजिशनल एवरेज होता है कि पोजीशन के हिसाब से मिड में जो आएगा वही मीडियन कहलाएगा। तो पोजीशन के हिसाब से कि रैंडम ही कोई पोजीशन, रैंडम अगर कोई पोजीशन होगी तो किसी का मन करेगा 7 बीच में रखेगा, कोई 8 रखेगा, तो क्या करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर दो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर दो, तब जाकर के जो सबसे मिड में निकल के आएगा उसे हम मीडियन कहेंगे। एक पार्ट बच गया हमारा बहुलक, जिसे हम लोग हिंदी के अंदर कहते हैं माध्यक या बहुलक और इंग्लिश में मोड कहा जाता है। ऐसा नंबर जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा है उसी को मोड कहा जाएगा। अब मीडियन हमें निकालनी है तो मैं क्या कर दूं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास 5 है, 5 के बाद इसके अलावा नंबर मेरे पास 7 है, इसके बाद देखोगे 5 और 7 आ गया 8, 1 2 और 3 बार है, 1 2 और 3 बार है। फिर 9 की बात करें तो 9 हमारे पास 4 बार है, लिखा। टोटल मिलाकर के 4 3 7 और 2 9 नंबर हमारे पास है।
अब ऑब्जर्व करना मीडियन क्या होगी भाई, 4 नंबर आप इधर छोड़ दोगे, 4 नंबर आप इधर छोड़ दोगे, सबसे बीच में जो निकल के आई है वो आपकी है मीडियन। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मेरे पास मीडियन की वैल्यू है वो कितनी है, 8। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो देखना 8 16 24 9 18 9 3 27 9 4 36, 36 में 24 ऐड किया 60 आ गया, 60 में 7 5 12 72, 72 में अगर मैं डिवीजन कर दूं टोटल नंबर 9 है तो 8 आ जाएगा। 8 क्या है अपना, एवरेज। एवरेज का ही दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, मीन या फिर माध्य। ये इसकी वैल्यू आ गई। बहुलक या मोड, ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया भाई, 9 आया है। तो इसका मतलब यहां पर हमारा ये जो पार्ट निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, मोड लिखा जा सकता है। ये बेसिक है। पीछे के सवालों में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, कई सारी चीजें हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं इनके अंदर। अगर आपके पास टाइम है तो स्टैटिक्स बाय वासु सर सर्च करें और आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएंगे कि कितने टिपिकल लेवल के सवाल और बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। एकदम बेसिक से वहां पर स्टार्ट किया है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना जरा, क्या सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला, फैक्टोरियल पर बेस्ड है और साथ ही में ये आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिट, डिजिट या फिर इकाई का अंक। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से रीड करना। देखो क्या कहा, n बराबर, पहले तो थोड़ा सा समझ लो, फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखा जाता है या इसे n फैक्टोरियल भी कहा जाता है। इसका मतलब 1 इंटू 3 इंटू में डैश 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 n। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए कंपलसरी क्या है, आपने यूनिट डिजिट पढ़ रखा हो। नहीं पढ़ रखा, आपको इस सवाल में हवा ही नहीं लगेगी। पढ़ना चाहते हैं, मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं तो सर्च करें यूनिट डिजिट बाय वासु सर। आपको हर एक थ्योरी जो जो आपकी डिमांड है कि भाई कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, अलग जाने की नीड भी नहीं है। ठीक है, ये तो होता है फैक्टोरियल। ऐसे ही फैक्टोरियल मान लो कोई लिखना चाहे 3 तो क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 इंटू में 3। फैक्टोरियल 4 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 2 24। ये वैल्यू आपकी, चलो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ इनका कंक्लूजन जिसकी हमें नीड होगी। देखो n की वैल्यू उसने क्या कहा, फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, ये 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, फैक्टोरियल 5 आपका 120 होता है। ये चलता जाएगा। अगर फैक्टोरियल 5 है उसके अंदर एक जीरो क्रिएट हो गया है 5 गुणा 2 10 की वजह से, तो फैक्टोरियल 6 7 8 जितने भी आगे के हैं 99 तक सबका यूनिट डिजिट क्या निकल के आता है यहाँ पर, 0। ठीक है, इन सब का n का यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया, 24 36 और 3 33, 33 की वजह से यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब थोड़ा सा बात को आगे लिखते हैं। इसने क्या लिखा था, n की पावर n। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, n की पावर n इंटू n इंटू n इंटू कितने टाइम्स, n टाइम्स। जितनी पावर, अगर पावर 3 होती है n की तो n इंटू n इंटू 3 लिखते। फिर मैं यही कह रहा हूं कि सवाल चांस पूरा बनता है कि ऊपर से चले जाएगा। रीजन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो सीखने पड़ेंगे। कुछ बच्चों का एटीट्यूड टाइप का होता है कि नहीं टीचर सीरीज करवा रहा ना, उसी में हमें सब कुछ समझा दे। देखो ऐसा है कि चीजें अगर आप टाइम रहते हुए सीख लेंगे तो रिग्रेट नहीं होगा जीवन में। टाइम रहते नहीं सीखेंगे कि किसी ने बताया भी था, तरीका भी ठीक था, कोई रटवा भी नहीं रहा था, फिर भी आपने नहीं किया, तो इसका मतलब वो रिग्रेट कभी जीवन भर जाएगा नहीं। और कब होता है ऐसा रिग्रेट, जब एग्जाम के अंदर 1-2 मार्क्स से रह जाए तो समस्या आती है। तो वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। असल में देखा जाए यूनिट डिजिट n की वैल्यू मैं रख देता हूं 3। अब देखना असल में क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था वहां पर कि 4 का डिवीजन करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही पावर रखेंगे। अब इस n में अगर मैं 4 का डिवीजन करना चाहूं तो 24 आ गया, आगे की जितनी भी वैल्यू सब में 4 का भाग जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में 4 आ जाता है, उससे बड़ी वैल्यू भी। असल में डिवीजन किस में करना था, 6 2 8 और 1 9। ये 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 के पैटर्न बनेंगे। 4 का भाग दोगे 9 में, एक रिमाइंडर, फिर एक रिमाइंडर, फिर एक रिमाइंडर, n टाइम्स आ जाएगा। 3 की पावर 1 बचा, रिजल्ट क्या हो गया आपका 3।
ये अगर आपको पता है तो एग्जाम हॉल में ये सब लिखने की नीड नहीं है। मेरा एक अनुमान है कि इन क्वेश्चन को आप वर्बली कर सकते हैं। कब? जब आपने अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। देखो क्या कहा इसने, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्ष की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है तो वह धनराशि क्या है? सवाल आसान है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी घुमा करके अजीबोगरीब लैंग्वेज बनाने का प्रयास किया गया है। एक तो ये पता हो कि सिंपल इंटरेस्ट है, जो रेट चलती है हर साल उतना ही ब्याज मिलेगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो पहले साल 8%, दूसरे साल 8, तीसरे साल भी 8। तो जैसे जैसे ये कंडीशन कह रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। कुल मिलाकर के हमें 10 ईयर्स के लिए इसे डील करना है। तो इसने कुछ बातें दी हैं क्या, कि स्टार्टिंग के जो 4 साल हैं, पहले जो 4 साल आपके पास है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चलेगी। इसके बाद अगले जो 3 साल है, अगले 3 साल के लिए 8% है, 8% चलेगी। टोटल 10 साल है तो कितने बचे? 4 3 7 हो गए तो 3 साल बचे। लेकिन उसने कहा कि 7 साल के बाद जब भी पैसा जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 10% होगी। तो बचे हुए 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10% होगी। सोल्व करें। देखो हर साल 5% के हिसाब से 4 साल में ब्याज कितना मिला? 20%। हर साल 8% की वजह से 3 साल में ब्याज मिला 24%। हर साल 10% की वजह से 3 साल में ब्याज मिला 30%। तो कुल मिलाकर के अगर आप एडिशन करेंगे तो आपको ब्याज 30, 20, 50, 60, 70, 74% मिला। ठीक है भाई, 74% आपको ब्याज मिला। एक्चुअल में देखोगे 74 ना होकर के कितना? 1850। 74% 1850 को बताता है, एक की वैल्यू अपॉन में 74, और हमें चाहिए किसकी? 100% की वैल्यू। रीज़न क्या है? प्रिंसिपल आपका वही होता है। सोल्व कर देते हैं। यहाँ से सोल्व करोगे तो देखना जरा, सीधे सीधे हम लोग काट पाएंगे या नहीं। तो देखो 7, इसको 2 से काट लेते हैं पहले। तो ये 50 आ गया, 2 से काटोगे 37, 5 से करोगे 150, 5 7 35, ये कटेगा 50 बार, साफ साफ। तो यहाँ से रिजल्ट हो गया 2500 रुपये पर। ऐसा संभव है। एग्जाम में क्या कर सकते थे भाई? एग्जाम में सुनो, काम की बात, 10 साल बता दिए, नहीं लिखे, ठीक। एग्जाम में आप स्टार्ट यहाँ से ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। कैसे? 4 साल के लिए 5% की वजह से 4 गुणा 5 20%, अगले 3 साल 8 की वजह से 24%, फिर 3 साल बचे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 30। अब ऐड कर दो, ऐसे रिलेट करवा दो, तो ये आपका जितना टाइम पहले लग रहा था उसका 50% ही टाइम यहाँ पर लगेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना, क्या कहा है इसने। देखो ए, बी और सी अकेले क्रमशः 20, 16 और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, ये लिख लेना। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए? 3 आपके पास लोग हैं। अप्रोच क्या होती है? आसान सी अप्रोच है। ए है एक आपके पास, बी है एक आपके पास, सी है। ए करता है काम को 20 दिन में, बी करता है 16 दिन में, और सी करता है आपका 30 दिन में। ठीक है भाई, 20 और 16 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 80। 80 में अगर 30 का भाग दे देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। 8 में 3 का भाग जा नहीं रहा है तो 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कई बार सिखाया जा चुका आपको। टोटल वर्क 240। कैसे मानोगे? कि मान लो 240 पेड़ लगाने हैं, ए क्या करता है? 20 दिन में लगा देता है। ए हर रोज कितने पेड़ लगाता होगा फिर? तो आप कहेंगे कि भी 240 लगाता है 20 दिन में, हर रोज 20 का डिवीजन कर दिया तो हर रोज 12 पेड़ लगाएगा। ये ए की हो गई इफिशियंसी या फिर दक्षता। बी कितने लगाता है फिर? बी की बात करोगे 16, 240 में 16 का भाग दे दोगे तो कितना? एक बार डिवीजन 5 बार, हर रोज 15 पेड़। सी कितने लगाता है भाई? 30 का डिवीजन कर दो 240 में, हर रोज 8 पेड़।
कुल मिलाकर के आपको जो ट्रीज लगाने थे वो कितने थे, 240। ए और बी ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। 4 दिन में जितने लगाए हैं पेड़ 240 में से हटा दो। ए और बी हर रोज कितने लगाएंगे, 12 और 15 की वजह से 27 पेड़ इतने बच गए। अब 240 में से ये लगा दिए, ये बचे हो। इसको कौन करेगा, सी करेगा। सी की इफिशियंसी कितनी है, 8। सोल्व करें, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से काटोगे ये 60 आ गया, 4 से काटोगे 2 आ गया। 27 60 में से चला गया तो क्या बना, 33 डिवाइड बाई 2 करोगे तो टाइम कितना लगेगा, 16.5 डेज। 16 सही 1/2 दिन। आसान सा काम है, कितना भी घुमा करके पूछ ले। मतलब ये वाले तो वो सवाल हैं कि इनको आप बड़े ही क्विकनेस के साथ इजी वे में डील कर सकते हैं। अगला सवाल है भाई, स्टार लगाना ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल अपना। लैंग्वेज को रीड करो पहले तो। देखो, यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। कि अगर n को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 मिलता है, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अगर 7 का डिवीजन कर दें तो रिमाइंडर 0 होगा। एकदम आसान है, पहले तो थोड़ा लॉजिकल तरीका सोच लेते हैं। लॉजिकल तरीका क्या है भाई, n में जब आप डिवीजन करेंगे किसका, 7 का, तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू में 2। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये जो बात सोल्व होगी तो क्या बनेगी, ये 2/7 बनेगी। कितनी बार चला गया डिवीजन वो यहां लिखा जाएगा। ये किसको बताता है, आपका रिमाइंडर को। तो क्या किया जाए फिर, तो आप कहेंगे कि भाई n के अंदर अगर 7 का डिवीजन करते हैं रिमाइंडर 2 आता है, तो अगर मैं इस 2 के अंदर 5 और जोड़ दूं तो क्या यहां से रिमाइंडर 2 आएगा। 5 में डिवीजन करोगे रिमाइंडर 5, दोनों को जोड़ोगे 7 बन जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर नंबर बताने का प्रयास कर रहा है वो नंबर आपके पास क्या है, n+5। ऐसे नहीं समझ में आया, छोड़ो, थोड़ा सा बात को अज्यूम करते हैं। ये बात आपके काम आएगी अज्यूम करने वाली। इंपॉर्टेंट बात इस सवाल में यही वाली है, अंडरस्टैंड करना। देखो, एक नंबर अज्यूम कर लो जिसमें 7 का डिवीजन करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, तो आप कहेंगे कि सर 9 अज्यूम कर लेते हैं। 9 में जब आप 7 का डिवीजन करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 9 में और क्या ऐड कर दूं जिससे 7 का डिवीजन चला जाए। तो आप कहोगे सर ऐसा करो, 7 का जस्ट दूसरा मल्टीपल 14 होता है, तो 9 को 14 बना लो, मतलब 5 ऐड कर दो, 14 में डिवीजन चला जाएगा। तो इसका मतलब वो नंबर एक्चुअल में देखा जाए n में आपको क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, यही आपका रिजल्ट होगा। कोई भी आपका मन करे, आप कहोगे कि नहीं सर मैं तो मानूंगा n की जो वैल्यू है यहाँ पर 14 तक तो डिवीजन जाता है, नंबर मैंने मान लिया 17। ठीक है, 17 में 7 का भाग दोगे तो कितना बचे, सॉरी 17 नहीं 16, 16 माना। 7 का डिवीजन करोगे रिमाइंडर 2 मिल रहा है। अगला कौन सा नंबर है 16 के बाद जिसमें डिवीजन चला जाएगा, तो वो क्या होगा, 21। तो आप कहोगे इसका मतलब 16 में 5 ऐड कर दें। 16 को हमने n माना था, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो n+5 होगा। तो ये वाली जो अज्यूम करने की अप्रोच है, इससे थोड़ा सा आप डेवलप करने का प्रयास करें खुद में। वो एक स्टैंडर्ड तरीका है कि नंबर सिस्टम को अगर आपने खूब सारा टाइम दे रखा है तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। टाइम नहीं दे रखा है तो कोई सब्स्टिट्यूट मेथड तो सीखना पड़ेगा। तो उसी सब्स्टिट्यूट मेथड के अंदर आपका ये वाला एक मेथड होता है। अगला सवाल देखना जरा क्या कह रहा है आपसे। लैंग्वेज को रीड करो एक बार, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, देखना जरा। देखो क्या कहा कि कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा होता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो हम सीधे सीधे इजी भाषा में इसको समझते हैं कि आर्टिकल को 100 रुपये में खरीद लिया, ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। पहले केस में क्या कर रहा है भाई, पहले केस में कह रहा है 16% का लाभ,
तो कितने में बेचा, 116 रुपए में। ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट। अगले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं 20% प्रॉफिट पर, तो इसका मतलब कितने में बेचा जाएगा भाई, 120 रुपए में, सेलिंग प्राइस 2। पहले जितने में बेच रहा था उसके कंपैरिजन में दूसरे केस में 4 ज्यादा में बेच रहा है, डिफरेंस दिख रहा होगा ना 4 का। तो ये जो 4 है असल में ये ना होकर के क्या कह रहा है भाई, 36 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो गुणा कितना होगा, 9 टाइम्स। सीपी आपसे पूछी गई है तो कोई बात नहीं, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 900 रुपीज। ये सवाल इतना आसान है कि आप प्रयास करें तो माइंड में भी कर सकते हैं। माइंड में कैसे भी, देखो पहले 116 में बेचेगा, फिर अगले केस में 120 में, 4 का डिफरेंस, 4 किसको बताता है, 36 को, 9 से गुणा किया, सीपी क्या होनी है, 100। 100 को भी 9 से कर दोगे तो 900। या थोड़ा बहुत लिखना ही चाहते हो तो 4 का डिफरेंस 36 को बताता है, 1 की वैल्यू निकालोगे अपॉन में 4, और कॉस्ट प्राइस आपकी होती है 100, तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से 9, और ये रिजल्ट आपका क्या दे देगा, 900 रुपीज। ये हमारा आ गया यहाँ से आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा क्या कहा। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना है। देखो क्या कहा, 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा बाकी पानी है। इंग्लिश में इसको मदिरा को इसने स्पिरिट कहा, आप इसे अल्कोहल कह लें, ठीक है, चल जाएगा काम। बाकी रिमेनिंग का पार्ट वाटर है, इसमें क्या कर दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया, नए मिक्सचर में मदिरा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आपने मुझसे मिक्सचर चैप्टर पढ़ रखा है तो एक मेथड आपको सिखाया है FOF, इससे शानदार मिक्सचर में कोई मेथड है नहीं। क्या करते हो, फोकस ऑन फिक्स, फोकस ऑन फिक्स, और फिक्स किस पर करते हो, क्वांटिटी पर। ये कई सारे सवालों को, मतलब जो मुश्किल मुश्किल सवाल है उनको भी एक एक लाइन में खत्म कर देता है। परसेंटेज पर फोकस नहीं करना है, रेशियो पर फोकस नहीं करना है, दोनों चीजें बदल जाती है। यहां पर कैसे करेंगे, तो देखो एक आपके पास इसने कहा कि मिक्सचर है एक बर्तन के अंदर, इसमें 30% मदिरा है, और ये मिक्सचर कितने लीटर का है भाई, 25 लीटर का, ठीक है। इसमें बाहर से इसने क्या किया, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो चलो इसमें बाहर से 5 लीटर पानी मिला दोगे तो ये मिक्सचर 30 लीटर का, और बर्तन यहाँ तक था तो थोड़ा सा और भर जाएगा, लिखा जा सकता है। इन दोनों बर्तनों को गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसके अंदर आपके पास स्पिरिट था और वाटर था, इसमें स्पिरिट है, कुछ वाटर है, बाहर से और वाटर आ गया। तो इन दोनों ही केसेस में FOF आप किस पर अप्लाई करोगे, कौन सी क्वांटिटी, फिक्स है, तो आप कहेंगे स्पिरिट जो है वो हमारा फिक्स है यहाँ पर, ठीक है, स्पिरिट फिक्स है। तो निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या होगा, एग्जाम में जब आप FOF अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में 25 लीटर का मिक्सचर था, उसके अंदर स्पिरिट की क्वांटिटी 30% थी, निकल गई। अब यही क्वांटिटी दूसरे बर्तन में भी मेंटेन है, क्योंकि आपने बाहर से तो क्या मिला है, पानी मिलाया। टोटल मिक्सचर कितने का हो गया बाद में, टोटल मिक्सचर बाद में 30 लीटर का हो गया, इसमें स्पिरिट मैंने मान लिया X%। इसी बात को हमें यहाँ पर सोल्व करना है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 30 से 30 कट गया, तो 25 जो है आपका वो किसको बताता है, X को। एग्जाम में करने लायक बात इतनी सी थी, वैसे तो सोल्व हो गया था ऊपर वाली लाइन में, परसेंटेज कटा, 30 कटा, तो X की वैल्यू 25। नहीं पढ़ रखा है अगर आपने अभी तक ये वाला मेथड तो ये पढ़े, क्योंकि अमूमन मैंने स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है, वो क्या करते हैं, कुछ रेशियो है उनको बैलेंस करने का इधर उधर प्रयास करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका ये टाइम कंज्यूमिंग साबित होता है, और उसके कोई अच्छे आउटकम भी नहीं निकल के आते। बस ऐसा सा लगता है कि चीज़ें रट रखी हैं, और एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी सवाल घूम करके आ जाता है तो फिर समस्या पैदा होती है। इसलिए आप FOF मेथड को तो एटलीस्ट सीखेंगे ही। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखना जरा, क्या कहा इसने आपसे। देखो 13 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल मेथड बता देता हूं, पहले अंडरस्टैंडिंग में तो आए आपके बाद। प्रिंसिपल आप लिखते हो, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, आप सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज लिखते हो।
प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट परसेंट को R अपॉन 100 लिख दिया जाता है। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है कि आपका जो पैसा है, मतलब प्रिंसिपल अगर आपने 1 रुपये माना है तो ये जस्ट क्या होगा, डबल करोगे 2 रुपये हो गया, तो इसका मतलब आपको 1 रुपये क्या मिला है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट। इसी बात को रख दो, 1 रुपये आपको मिला है साधारण ब्याज, प्रिंसिपल क्या था आपका 1 रुपये, टाइम कितना बता रहा है भाई 13 साल, हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपोन में क्या आ जाएगा 100। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये 100 इधर आ गया, 13 आपका इस साइड में आ गया, इक्वल्स टू में R, 13 7 आपका 13 7 91, 0.9 बचा, 13 6 78 आ जाएगा, 12 बचा, 13 9 आपका 17 आ जाएगा, 117। तो ये रिजल्ट होगा। एक तरीका तो ये है। अप्रोच नंबर सेकंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने जब आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था यूट्यूब के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर को हम लोग डील करते हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो मामला स्मूथ हो जाता है। ध्यान इतना ही रखना था कि भाई प्रिंसिपल जो है आपका वो हमेशा ही आपको 100% मानना है। 100% से डबल हो गया 200%, ब्याज कितना मिला 100%। आपको इस केस में ब्याज मिला है 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी सिंपल इंटरेस्ट में, हर साल आपको जितना भी ब्याज मिलेगा वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100% आपको ब्याज मिला है कितने सालों में, 13 सालों में। हर साल आपको कितना ब्याज मिला, डिवीजन कर दो 13 का, 13 7 91, 9 बचा, 13 6 78, 12 बचा 120, 13 9 117। तो ये आपका क्या आ जाता है, रिजल्ट। तो अगर आपने टाइम दे रखा है इस बात को, ये अप्रोच दी बेस्ट है। टाइम नहीं दे रखा है तो भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो एग्जाम में एटलीस्ट सवाल तो सोल्व हो ही जाएगा। जल्दी तो नहीं होगा लेकिन सोल्व हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना है। देखना इसने क्या कहा कि एक दुकानदार के लिए वस्तु की लागत मूल्य x थी, मतलब x रुपए में उसने आर्टिकल को खरीदा, उसने लागत मूल्य से 15% ऊपर अंकित कर दिया। जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसने मार्क प्राइस क्या कर दिया, 15% बढ़ा करके लिख दिया। लास्ट में उसने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर सामान बेच दिया। लास्ट में क्या किया, 25% का डिस्काउंट दे दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। डील करने का बड़ा ही आसान तरीका है। मान लेते हैं कि उस आदमी ने आर्टिकल को 100 रुपये में खरीदा, फिर 15% इसने रेट बढ़ा करके इसके ऊपर जो मार्क प्राइस लिखी वो कितनी लिख दी, 115 रुपये। ठीक है, इसके ऊपर उसे कितने का देना है डिस्काउंट, 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 किसका, इसका। 1/4 करोगे तो देखना 4 2 बार डिवीजन चला गया, फिर 35 बचा, 8 बार डिवीजन चला गया, 3 बचा, 7 28 और 5। तो इसका मतलब 28.75% का उसने डिस्काउंट दिया। लेस करेंगे तो कीमत कितनी रह जाएगी, इसमें से उसको हटा दोगे तो 0.25 तो सीधे सीधे आ गया, ये 29 बन गया। 9 लेस करोगे 15 5 में से तो 6 आ जाएगा, ये 3 हो गया आपके पास, ये बन जाएगा 4। 11 में से लेस कर दोगे तो कितना बनेगा, 86.25%। लॉस कितने का हुआ, ये तो सेलिंग प्राइस है। लॉस की बात कर ले, 100 का आर्टिकल इतने में बेचा है, 100 में से 86 लेस कर दोगे 24.25 भी लेस करना है तो 23.75% का लॉस। ये आपका यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया, सीधे सीधे लिखा जा सकता है। डील करने का कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि 100 रुपये में से आपको लेस करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 115 में से जो आपने 28.5 लेस किया, 75 सॉरी, तो ये निकालोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 115 आ जाएगा, माइनस का 15 बचेगा, ये वाली बात प्लस 28.75। सोल्व करोगे तो 15 लेस कर दोगे, सीधे सीधे आपके सामने रिजल्ट कितना निकल के आएगा। 1 मिनट, हम कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। 100 में से वो वाली बात लेस करनी है आपको, 115 माइनस ये बात आपने लेस कर दी, 115 में से आपने इसको लेस कर दिया तो ये वैल्यू आती है और इसका डिफरेंस। ठीक है, लिख तो सही रहे हैं। यहाँ से आपके पास 15 आ जाएगा और यहाँ से 28 पॉइंट
एक मिनट, क्या गड़बड़ कर रहे हैं इसका मतलब, ओके ओके ओके, देखो मैं तभी सोचूं यहाँ पर कितना आएगा 13.75%। तो असल में क्या करना है, इसमें से इसको लेस करोगे और उसमें से उसको लेस करोगे तो एक्चुअल में ये बनेगा 15 लेस कर दो 28 में से तो कितना बचा 13.75। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है भाई, ये भी तो एक तरीका है कैलकुलेशन को अटेम्प्ट करने का, जस्ट एक तरीका जो है हमने वो यहाँ पर चेंज कर दिया है। चलो भाई, आपके सामने एक सवाल है बोर्ड मास का। बोर्ड मास असल में ना होकर के क्या होता है आपका वी बोर्ड मास। तो देखना इसमें क्या कहा है इसने, ये आपका सवाल है वी बोर्ड मास से। पहले सोल्व किया जाता है वेनाकुलम है नहीं, फिर ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, फिर ऑफ है नहीं अपने पास, डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया जा चुका है। दे क्या रखा है डेटा 54 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू में 8 और प्लस आपके पास दे रखा उसने 13। फिर डिवीजन करोगे तो 48 माइनस 4 डिवीजन में 3 इंटू 8 माइनस का 2। देखना सोल्व कर ले, सीधे सीधे डील करोगे 54 5/2 इंटू 8, ये इससे कटेगा 4 बार 20 बन गया। 54 में से 20 लेस करोगे 34, प्लस का 13 करना है आपको उस तरफ, अपोन में देखना 48 में से 2 चला गया 46 बचा, माइनस 4/3 इंटू 8 तो ये कितना आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 3। ये जो बात है ये आपको बनती हुई दिख रही है कितनी 47। ठीक है, 3 एलसीएम लोगे 3 ऊपर आ जाएगा, 47 से मल्टीप्लाई होगा 7 3 21, 3 2 6 और 2 1 मिनट, 7 3 21, 3 4 12 और 2 14, 141। इसको लिखोगे 6 3 18, 12 और 1 13 माइनस का 32। इसे सोल्व करोगे 141 डिवाइड बाई 106। ये आपका रिजल्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना। ठीक है, जो भी सेशन आपने नहीं पढ़ रखा है तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप उसे फॉलो करें या ना करें वो आपकी मर्जी है इसके बाद, लेकिन सबसे सही तरीका ये होता है। कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि नहीं वीकनेस है इसके अंदर, कोई ना कोई समस्या है, सर्च कर लो, उसके आगे नाम डाल दो वास्तु सर, वो चैप्टर आपको मिल जाएगा, उसे कवर कर लें और उसके बाद सीरीज अपनी चली रही है। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। कोई ट्रेन है, बिजली के खंभे को पार करने में कितने टाइम लेगी? सिंपल है, जब बिजली के पोल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो हम लोग ये देखते हैं 60 सेकंड में चली कितनी, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करोगे 5/18 के हिसाब से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में निकल के आया 4 बार 20, 60 सेकंड में गुणा कर दोगे 20 को तो कितनी दूरी तय की है भाई 1200 मीटर। इस 1200 मीटर में एक लंबाई तो है प्लेटफॉर्म की जो कि कितनी है 180 मीटर, दूसरी लंबाई ट्रेन की खुद है तो लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1020 मीटर। 1020 मीटर ट्रेन की लंबाई है और ट्रेन की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। जब किसी पोल को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब इस लंबाई को चलना होगा। स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड, ये दूरी कवर करनी है, टाइम कितना लग जाएगा भाई 51 सेकंड। ये आपका रिजल्ट हो गया। और भी शॉर्ट कर सकते थे लेकिन वही है कि फिर वहां पर अंडरस्टैंडिंग में कुछ इश्यू आने स्टार्ट हो जाते। कुछ होमवर्क लिख लेते हैं, ये वाला आपका होमवर्क है, कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं सोल्व होता है तो फिर अगले लेक्चर में इनको शामिल कर लेंगे। इसके आगे अगला सवाल देखना, ये भी आपका होमवर्क है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है भाई, सोल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर कमेंट करके बता देना। एक सवाल ये भी डिस्कस करना है हमें, जल्दी जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपका आज सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। कल जो सीरीज अपनी स्टार्ट होगी या जो कल का जो सेशन हमारा आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस, पेपर सेकंड या जो सी सेट का आपका पार्ट होता है उसमें प्रयास रहेगा क्वांट सेक्शन, और कुछ पार्ट धीरे धीरे रीजनिंग का भी उठा लेंगे।
वास्तु स्टडी IQ टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस के लिंक PDF मिलते हैं। नीचे वास्तु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है, जहाँ आप एग्जाम रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन या क्यूरी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर, आपको सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। कोई सजेशन है वो भी कमेंट में ज़रूर डाला करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।